आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइड्राइड्स। तो आपको हाइड्राइड के बारे में बताते हैं। इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है और आज जो है हाइड्राइड्स के बारे में बताते हैं। तो ये रहा बच्चों हाइड्राइड। तो एक्चुअली क्या है, जैसा हाइड्रोजन्स हैं तो हाइड्रोजन जो है जितने एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में वो सबसे रिएक्शंस करके हाइड्राइड बनाता है, बस एक्सेप्ट नोबल गैस। नोबल गैस को छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट हैं सबसे रिएक्शंस करेंगे। कुछ कंडीशन होगी, उस कंडीशन पे जो है हाइड्राइड बनाएंगे। तो कहेंगे डाई हाइड्रोजन reacts with all elements except noble gas under certain conditions forms हाइड्राइड। किसी को ले लीजिए, नोबल गैस को छोड़ के बाकी जितने होंगे एलिमेंट होंगे सबसे बनाएंगे, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल के फॉर्म में हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बच्चों देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, अगर मेटल के फॉर्म में लिया तो लिथियम हो गया, हाइड्रोजन के साथ लिथियम हाइड्राइड्स। कैल्शियम है तो कैल्शियम हाइड्राइड्स। नॉन मेटल के साथ मान लो कार्बन है तो हाइड्रोजन के साथ तो CH4 हो जाएगा। नाइट्रोजन है अगर नॉन मेटल है हाइड्रोजन के साथ तो ये। तो इसका मतलब ये है, ऐसे बहुत सारे जो होंगे हाइड्रोजन जो है नोबल गैस को छोड़ के बाकी जितने लोग हैं सबसे रिएक्शंस करके हाइड्राइड बनाएंगे। ठीक है, तो ये रहा हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड को बच्चों जो है क्लासीफाई कर सकते हैं और भी देखते होंगे, एग्जाम्पल और एक ले सकते हैं जैसे B2H6, ये रहा, इसको भी जोड़ लेते हैं। तो हाइड्राइड को क्लासीफाइड किया गया 3 कैटेगरी में। तो और करते हैं हाइड्राइड आर क्लासीफाइड कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरीज। तीन कैटेगरी में हाइड्राइड को क्लासीफाइड किया गया। कौन कौन? अगर जो है हाइड्राइड को फर्स्ट जो है जैसे हो सकते हैं आयनिक्स, तो पहले को आप कह सकते हैं आयनिक, या इसी को बोलते हैं सेलाइंस, या इसी को बोलते हैं साल्ट लाइक हाइड्राइड्स। साल्ट लाइक हाइड्राइड। दूसरा बच्चों पढ़ोगे कोवैलेंट या मॉलिक्यूलर कहेंगे। कोवैलेंट जैसे बोलेंगे मॉलिक्यूलर है कुलर हाइड्राइड्स। और तीसरे को देखेंगे तो आप कहेंगे मेटलिक्स, मेटल वाले, मेटेलिक, ठीक, या इसे कहेंगे नॉन स्टीचियो मैट्रिक्स, नॉन स्टीचियो मैट्रिक्स हाइड्राइड्स। तो आप बच्चे देखते हैं, हमने एक चीज़ बोला कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं नोबल गैस को छोड़ के बाकी सब हाइड्राइड्स बनाएंगे। तो आप हाइड्राइड बनाते हैं तो हाइड्राइड को भी क्लासीफाइड कर लो कि हाइड्राइड कौन कौन बनाएंगे। तो जो हाइड्राइड यानी मेटल के साथ हों यानी S ब्लॉक वाले हों तो वो सबके सब कहलाएंगे आयनिक, या इसी को बोलेंगे सेलाइन, या इसी बोलेंगे साल्ट लाइक हाइड्राइड्स। और जो लोग नॉन मेटल के साथ जैसे P ब्लॉक वालों के साथ अगर बनाते हैं तो वो सब कोवैलेंट कहलाएंगे या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड कहलाएंगे। और एक होता है
मेटलिक या नॉन स्टीचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। तो बच्चों पहला पढ़ते हैं कि हाइड्राइड जो है हम कैटेगरी में डिवाइड कर दिए थे। तो आओ देखते हैं, फर्स्ट पहला देखते हैं कि साल्ट लाइक क्या होते हैं या फिर आयनिक्स। तो पहला है आयनिक या इसे सेलाइन जो कहते हैं हाइड्राइड के। तो ये कौन होंगे? यानी ग्रुप फर्स्ट हो ग्रुप सेकंड हो, अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस करते हैं तो ये लोग जो है आयनिक बनाएंगे। तो कहेंगे कि आयनिक हाइड्राइड कौन बनाएगा? तो कहेंगे आयनिक हाइड्राइड जो है वो बनाएंगे फर्स्ट ए और सेकंड ए, यानी एस ब्लॉक वाले आप कह सकते हैं। और इसको ये भी कह सकते हो बच्चों कि ये एक तरह का स्टीचियोमेट्रिक कंपाउंड्स होंगे। जो ये वाले होंगे तो ये स्टीचियोमेट्रिक कंपाउंड। तो कहेंगे दीज आर स्टीचियोमेट्रिक कंपाउंड्स, यानी ये लोग कैसे होंगे? स्टीचियोमेट्रिक कंपाउंड होंगे। और कह सकते हैं हाइड्रोजन्स, डाईहाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड, या रिएक्ट विथ एस ब्लॉक कह सकते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म आयनिक हाइड्राइड्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर ये वाले होंगे तो आयनिक हाइड्राइड कौन कौन होंगे। तो आप देख लीजिए, अगर आप फर्स्ट ए को लेते हो या फिर आप लेते हैं सेकंड ए वाले, यानी दोनों एस ब्लॉक में आते हैं। ये किस में आते हैं? एस ब्लॉक में आते हैं। तो फर्स्ट ए में क्या होगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिवेडियम, ये सब सीजियम्स। ये कौन कौन से आते हैं? कहें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। अगर ये वाले हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस करेंगे, अगर ये वाले हाइड्राइड बनाएंगे तो इन सब की हाइड्राइड कौन सी टाइप की हो जाएगी? MH टाइप की हो जाएगी। यानी जो है ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और जो मेटल होते हैं और ये नॉन मेटल होते हैं, तो इनके बीच में अगर बॉन्ड देखा जाएगा तो कहेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं, या कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं। और अगर ये सब बनाएंगे तो ये कौन से टाइप होंगे? MH2 टाइप के बनाएंगे। इनका हाइड्राइड ये होगा और ये वाले ये बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए कि कौन कौन बनाते हैं, तो अगर आप कहोगे बच्चों कि अगर ये हाइड्राइड्स बनाते हैं मीन्स हाइड्रोजन इनके साथ जुड़ते हैं, तो ये कैसे बनाएगा? लिथियम बनाएगा तो कैसे बनाएगा? LiH। ये किस फॉर्म बनाएगा? ये बनाएगा तो NaH, ये बनाएंगे KH, RBH, ऐसे करके बनाएंगे। अगर इनको देखेंगे तो ये डाईवैलेंट वाले हैं, तो ये बनाएंगे BeH2 के फॉर्म में। हाइड्राइड्स ही पढ़ रहे हैं आप। ये बनाएंगे MgH2 और ये बनाएंगे CH2, SRH2, ऐसे बनाएंगे। अगर कहा जाए तो कहेंगे फर्स्ट ए एंड सेकंड ए जो होते हैं हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ठीक है, यानी जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो आपको पढ़ाया था मैंने आयनिक बॉन्ड्स। क्या पढ़ाया था? एक हो मेटल्स और दूसरा हो नॉन मेटल। तो उनसे कौन सा बॉन्ड बनता था? आयनिक बॉन्ड। उससे आपको बनता था आयनिक बॉन्ड, ये पढ़ाया था। मेटल हो और नॉन मेटल हो तो उससे आयनिक बॉन्ड बनता था। यानी इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होता था। आप देख लीजिए किसी को, जैसे अगर सोडियम है तो सोडियम क्या है? मेटल है। हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। इनसे जो बनेगा तो क्या बनेगा? NaH। मेटल के हाइड्राइड होंगे। अब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इस पर कैसा आएगा? निगेटिव चार्ज। तो इनके बीच में कौन सा अट्रैक्शंस होगा?
तो कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। बच्चों एक चीज जान चुके हो, तो इसका मतलब ये फर्स्ट या सेकंड डे क्या बनाएंगे, ये सब के सब आयनिक या सेलाइन हाइड्राइड्स बनाएंगे। आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड्स में एक चीज आपको क्लियर हो गया कि ये मेटल वाले हैं, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और नॉन मेटल जो है अपना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ हाइड्रोजन कैसा काम करेगा, नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल होता भी है। अगर ये देखा जाए कि अगर जो है पूछा जाए कि बेरिलियम या मैग्नीशियम ये किस फॉर्म में होते हैं, तो ये हाइड्राइड तो होते हैं लेकिन ये जनरली पॉलीमेरिक फॉर्म में होते हैं। क्या बनाते हैं ये लोग, पॉलीमेरिक फॉर्म बनाते हैं। तो ये सेलाइन हाइड्राइड सबके सब हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों बताइए, तो कहेंगे BeH2 या MgH2 ये कैसा बनाते हैं, ये हाइड्राइड तो बनाते हैं लेकिन इस फॉर्म में ना मिलके किस फॉर्म में रहते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। तो कहेंगे बोथ फॉर्म पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स, यानी ये लोग पॉलीमर की तरह बनाएंगे, यानी एक चैन बन जाएगी। जैसे एक चैन होती है, पॉलीमर चैन होती है, तो चैन बन जाएंगे। जैसे अगर मान लो ये बेरिलियम्स हैं और दूसरा बेरिलियम ये है, तो अब ये तो पॉलीमर बनाएंगे। तो अगर एक बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक हाइड्रोजन ने इससे शेयर कर लिया, ये ऐसे शेयर कर लिया। तो अब क्या करेंगे, ये वाले जो हैं इनके साथ ऐसे जुड़ जाएंगे, फिर दूसरा वाला हाइड्रोजन होगा, ये इसके साथ शेयर करेगा, ऐसे हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये लोग ऐसे पॉलीमर बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये ऐसे पॉलीमर के फॉर्म में आते हैं। किस फॉर्म में, पॉलीमर के फॉर्म में ये बनते रहेंगे। तो सिंपल फॉर्म में ना मिलकर ये पॉलीमेरिक फॉर्म में होंगे। ये दोनों, चाहे मैग्नीशियम हो या बेरिलियम हो, ये दोनों पॉलीमेरिक फॉर्म में होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्स होती है। तो आपने इनका नाम आयनिक क्यों रखा, या सेलाइन हाइड्राइड क्यों रखा, या साल्ट लाइक क्यों रखा, क्योंकि ये फर्स्ट ए और सेकंड ए वाले जो होते हैं मेटल होते हैं और हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है। तो इनके जो है हाइड्राइड बनते हैं, लेकिन ये आयनिक यानी आयनिक बॉन्ड इनके बीच में होता है, यानी ये मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसलिए फर्स्ट ए और सेकंड ए वाले जो होते हैं ये बनाते हैं सेलाइन या आयनिक हाइड्राइड्स, और इन दोनों में जो है ये जो बनाते हैं इन्हें कहते हैं कि ये पॉलीमर या पॉलीमेरिक फॉर्म में होते हैं। और देखा जाए कभी कभी ये प्रूव किया जाता है, जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि अगर सोडियम हाइड्राइड्स हैं और हाइड्रोजन गैस कहाँ रिलीज होगी, तो इसको एक तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस कर ली जाती है। तो आओ देखते हैं। हाँ, एक चीज़ इसमें और कह सकते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि हाइड्रोजन गैस कहाँ निकलेगी, ये बताते हैं। और ये जितने आयनिक या सेलाइन हाइड्राइड हैं सबके सब प्योर फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तभी करेंगे जब ये फ्यूज्ड फॉर्म में हो या इक्वस फॉर्म में हो या मॉल्टन फॉर्म में होंगे, तभी कंडक्टिविटी होगी। तो ध्यान रखिएगा, पहले इसको एक चीज़ लिख सकते हैं। तो बच्चों इसमें जो है कुछ पॉइंट है, इसको बता देता हूँ, फिर इसको बताते हैं कि अगर सोडियम हाइड्राइड है तो हाइड्रोजन कहाँ रिलीज होगी। तो एक लाइन लिख लीजिए कि आयनिक हाइड्राइड्स ये कैसे होते हैं, ये आयनिक वाले, तो कहेंगे आयनिक हाइड्राइड आर किस फॉर्म में होंगे, क्रिस्टल की तरह। तो कहेंगे आर क्रिस्टलाइंस सॉलिड, क्रिस्टल की तरह होंगे। ठीक है, नॉन वोलेटाइल्स, और साथ में कैसे होंगे, इनका वेपर नहीं बनेगा, नॉन वोलेटाइल एंड नॉन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन प्योर सॉलिड्स। यानी जो आयनिक कंपाउंड होंगे ये वाले हाइड्राइड के फॉर्म में होंगे, ना तो ये वोलेटाइल होंगे, यानी आयनिक बॉन्ड देखा होगा, जैसे नमक है तो नमक रखा रहेगा तो उड़ थोड़ा जाता है, वोलेटाइल थोड़ा, अगर डिब्बे में रख दे तो रखा रहता है। तो ऐसे ये लोग जो है नहीं उड़ेंगे,
भाप नहीं बनेंगे। जैसे नमक जो है क्रिस्टल्स के फॉर्म में होते हैं, ऐसे ये भी क्रिस्टल्स के फॉर्म में होंगे। अगर आप नमक लिए होते हो और अगर नमक गीला नहीं है, प्योर फॉर्म में अगर इतना बड़ा नमक है तो उस पर आप करंट लगाएंगे तो करंट नहीं लगेगी, लेकिन उसमें पानी में डाल दीजिए, गीला कर दीजिए तो इलेक्ट्रिसिटी होगी। सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि ये भी प्योर फॉर्म में जो है कंडक्टिविटी नहीं होगी, करंट इसमें पास नहीं होगा जब तक इसे गीला चिपचिपा या इसे पाइप नहीं डालोगे। ये जो है नॉन वोलेटाइल होगी, अगर ये रखा हुआ तो इससे भाप नहीं बनेगा, और एक तरह का ये जो है क्रिस्टल्स के फॉर्म में होंगे। तो अगर आपसे कहा जाए कि ये इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करेंगे तो कहेंगे आयनिक हाइड्राइड्स अगर इक्वस फॉर्म में कर देते हैं, कहेंगे इन इक्वस या मॉल्टेन स्टेट, इन इक्वस आर मॉल्टेन states, in aqueous a molten state ionic compound are conduct electricity। अगर बच्चों इन आयनिक हाइड्राइड वालों को या आयनिक कंपाउंड या आयनिक हाइड्राइड कर लो या सलाइन आयनिक हाइड्राइड्स, बच्चों अगर आप आयनिक हाइड्राइड को जो है इक्वस या मॉल्टेन स्टेट में कर देंगे तो ये करंट इसमें फ्लो करेगी। इसका मतलब इसको पानी में डाल दीजिए, उसमें करंट लगा देंगे तो कंडक्टिविटी होने लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंडक्ट होने लगेगी। ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर मान लो ये NaH है और हाइड्रोजन है, कहाँ रिलीज होगी, तो मान लीजिए आपका ये आपने एक एनोड और कैथोड बनाया, यानी एक जो आपने सेल बनाया, एक एनोड है और दूसरा आपका एक कैथोड से, मैंने अलग अलग मार्कर से बना दिया ताकि आपको डिस्टिंग्विश करने में आसान रहे। ये रहा बच्चों, अगर ये आपका कैथोड है और ये आपका एनोड से, एनोड जाते हैं ये पॉजिटिव होता है और कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और इसमें जो है आपने जो है ये आपका इक्वस यानी पानी है, इसमें आपने क्या डाल दिया, इसमें आपने NaF डाल दिया, सॉरी NaH डाल दिया, तो इसमें लाके NH डाल दिया, ये साथ में आपका वाटर है। तो होगा क्या, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी। तो अगर ये इलेक्ट्रोलिसिस होगा, इलेक्ट्रोलिसिस होगी, तो जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो ये टूटेगा। तो NaH है, जब आपने इसको इक्वस में डाला है तो टूट जाएगा, ये बनेगा Na पॉजिटिव और ये बनेगा H निगेटिव। ये बच्चों निगेटिव वाला है तो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव वाले कैथोड यानी एनोड के पास। तो एनोड कैसा आपका पॉजिटिव, तो इस पर जाएगा। तो एनोड आपका पॉजिटिव है तो इसमें करेगा क्या, हाइड्रोजन ऑलरेडी निगेटिव है, ये क्या करें, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें। अगर ये एक H है तो ये 2H ले लें, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकालेगा तो किस फॉर्म में जाएगा, H2 के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब देखो ये H2 गैस कहाँ रिलीज होगी, एनोड पे। तो कहते हैं कि अगर NaF की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उसमें जो है हाइड्रोजन जो है रिलीज होती है किस पे, एनोड पे। ये पॉइंट आपको इंसाइड मिलेगा कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaF, तो कहेंगे H2 गैस रिलीज एट एनोड्स। तो ये बात जो है आप कह सकते हैं, ठीक है। अगर ये कहा जाता है कि बच्चों कि अगर आप रिएक्शंस कराते हो NaH की वाटर के साथ, अगर रिएक्शंस कराते हैं तब क्या होता है, और देखते हैं। अगर बच्चों ये कहा जाए कि ये जो है इसके रिएक्शंस कराइए आप, किसकी, ये, तो अगर NaH है किस फॉर्म में होगा, ये आपका सॉलिड के फॉर्म में, आयनिक कंपाउंड है। इसकी रिएक्शंस अगर आप वाटर के साथ कराते हैं, लिक्विड के साथ कराते हैं, इक्वस में है, तो ये क्या होता है, बहुत तेज आवाज़ आती है। कहते हैं कि वायलेंस होगी, बहुत तेज आवाज़ आएगी। क्या है आवाज़ आती है, क्योंकि ये रिएक्शंस करेगा तो बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में यहाँ से क्या होगी, H2 गैस रिलीज होती है। तो ये H2 गैस रिलीज हो जाती है।
तो कहते हैं सोडियम हाइड्राइड रिएक्ट विथ वाटर। तो जब सोडियम हाइड्राइड इसके पानी के टच में आएगी तो ये रिएक्शंस काफ़ी तेज होती है। क्या बोलते हैं? कहते हैं एक तरह का एक्सप्लोसिव तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बोल सकते हैं कि वायलेंट होती है। ठीक है, ये बात बोल सकते हैं कि वायलेंटली होती है। ठीक है, कैसी होती है? वायलेंटली, इसका मतलब तेजी के साथ ये रिएक्शंस होती है, कुछ आवाज़ आती है ऐसा करके, वायलेंटली होती है। तो ये बात एनसीईआरटी मिलेगी। ठीक है, तो बच्चों जो है और आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसके आगे जो है ये आपका जो है आयनिक वाला हो गया है। तो एनसीईआरटी में जो है आप इस चीज़ को देख सकते हैं। बच्चों एक चीज़ तो और आप देख लीजिए कि अगर ऑलरेडी ये मेटल हाइड्राइड्स हैं, जैसे मान लो कौन है, एक है लिथियम हाइड्राइड्स है। अगर लिथियम हाइड्राइड किसी दूसरे हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है, ये देख सकते हैं, लिथियम हाइड्राइड किसी दूसरे हाइड्राइड के साथ, जैसे अगर लिथियम हाइड्राइड रिएक्शन कर रहा है B2S6 के साथ, बोरान हाइड्राइड के साथ, या अगर लिथियम हाइड्राइड रिएक्शन करता है Al2Cl6 के साथ, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो अब क्या होता है? तो अगर इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक तरह का ये मॉलिक्यूल बनेगा जिसका नाम होता है LiBH4। ये एक तरह का स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो इसको ऑर्गेनिक में हम यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे B है तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से इसे कर दीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। और अगर जो है ये एक चीज़ और है, इससे रिएक्शन करेगा तो बनाएगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiLH4, ये रहा, और साथ में जो है इसके साथ जो है H है तो ये साथ में गैस निकल LiH बन, ये लिथियम है और ये Cl है तो बन जाएगा LiCl, ये रहा। अगर इसे आप बैलेंस करना चाहते हैं तो इसको 2 से कर दीजिए। ठीक है, एल्युमिनियम 2 से हो जाएगी। अगर इसको 8 से कर देते हैं, इसको 6 से कर देते हैं, ठीक, तो ये हो जाएगी। यानी ये लिथियम हाइड्राइड अगर हम एक अदर हाइड्राइड यानी डाइबोरेन से कराते हैं या फिर इसका Al2Cl6 कराते हैं तो ये दोनों एक तरह का स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों कैसे काम करते हैं? स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह आपको बताएंगे। ये दोनों जो है वर्क करते हैं स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। इसका मतलब क्या है? ऑर्गेनिक में जब इनका रिएक्शंस कराएंगे तो ये लोग एक तरह का हाइड्रोजन सप्लाई करते हैं, यानी दूसरे को जाके क्या कर सकते हैं, वो रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ऑर्गेनिक में जब रिएक्शंस कराएंगे तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या लिथियम बोरोहाइड्रेट, ये रिएक्शंस आपको वहाँ मिलेंगे, तीर के ऊपर लिखा रहता है, और ये सब के सब हाइड्रोजन सप्लाई करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, दूसरे को रिड्यूस करेंगे। इन सबको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। बच्चों आगे देखते हैं, ये तो आपको ख़त्म हो गया, अगला पढ़ते हैं। तो दूसरा था क्योंकि हाइड्राइड ही था, एक तो आपने हाइड्राइड बनाया S ब्लॉक वालों के साथ, अब आप हाइड्राइड बनाते हैं P ब्लॉक के साथ, तो क्या नाम होगा? हेडिंग है कोवैलेंट्स, या इसे बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिकुलर हाइड्राइड्स। तो इसमें क्या होगा? इसका मतलब बच्चों ये है कि अगर हाइड्रोजन की रिएक्शंस नॉन मेटल से करा दिया जाए, यानी जनरली P ब्लॉक वालों से करा दिया जाए, तो इनसे जो बनेगा हाइड्राइड्स, वो हाइड्राइड कोवैलेंट वाले होंगे। और आपको जब मैं पढ़ाया था, आपको याद करिए मेरा ट्रिक था, इंडियन क्रिकेट मैन है 2 हाथ वाले, जब क्रिकेट यानी कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ाया था तब बताया था कि नॉन मेटल और नॉन मेटल अगर शेयरिंग करते हैं, मिलते हैं या जुड़ते हैं तो उससे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे हमें हाइड्राइड से मतलब हाइड्रोजन से लेना है, तो हम ये चीज़ें उसको डायरेक्ट यहाँ यूज ना करके हाइड्रोजन के साथ यूज करेंगे। तो कहेंगे ठीक है, डाईहाइड्रोजन्स reacts with
नॉन मेटल, और नॉन मेटल कौन से, आप कह सकते हैं पी ब्लॉक वाले, रिएक्ट विथ पी ब्लॉक यानी नॉन मेटल्स। डायहाइड्रोजन रिएक्ट विथ नॉन मेटल यानी पी ब्लॉक्स फॉर्म्स कोवैलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, फॉर्म मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, क्या बनाएंगे मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, यानी जनरली कौन से वाले होंगे, पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होंगे। अब अगर ये बनाते हैं तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन क्या है, नॉन मेटल, हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा CH4। ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो H2O। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन तो बनाएगा अमोनिया। ऐसे इसका मतलब है F के साथ जुड़ेगा तो ये सब के सब जो होते हैं आप कह सकते हैं कि ये सब के सब मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स या कोवैलेंट हाइड्राइड कहेंगे, और जनरली कौन बनाते हैं, पी ब्लॉक वाले होते हैं। अगर आपसे देखा जाए, अगर कहा जाए कि वो वाले क्या थे तो कह रहे थे वो आयनिक सॉलिड थे, नॉन वोलेटाइल थे। ठीक है, प्योर फॉर्म में आयनिक कंपाउंड वाले इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं कर रहे थे, तो ये वाले किस फॉर्म में होंगे, तो इन चीज़ों को आप कह सकते हैं कि ये वाले कैसे होंगे, कहेंगे यार कैसे वो वोलेटाइल्स होंगे, तो कहेंगे दे आर वोलेटाइल कंपाउंड्स। ये सब कब कैसे होंगे, वोलेटाइल कंपाउंड होंगे, यानी इनकी जो है वोलेटिलिटी होगी, यानी इनका वेपर बनेगा। आप समझ सकते हो, मीथेन एक तरह का गैस होता है, वाटर एक तरह का, अगर देखा जाए मीथेन किस फॉर्म में होता है तो आप जानते हैं, गोबर गैस नाम सुना होगा, तो ये किस फॉर्म में होगा, एक तरह का गैस में। वाटर किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में भी होती है, और वेपर फॉर्म में यानी गैस के फॉर्म में होती है, यानी वेपर फॉर्म में तो वेपर बनता है। वोलेटिलिटी का मतलब भाप बनना, वेपर बनना, तो इसका वेपर बनता है। अमोनिया आप जानते हैं किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, यानी इसका मतलब वेपर बनेगा। और HF आप कह सकते हैं एक तरह के कि जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड्स जो हैं ये भी गैस के फॉर्म में होती है, जैसे HCl भी गैस के फॉर्म में होता है, ऐसे ये भी HCl गैस के फॉर्म में भी होती है, लिक्विड के फॉर्म में भी होती है। तो ये चीज़ें जो हैं, यानी इनका मतलब है कोवैलेंट मॉलिक्यूल वालों क्या होंगे, वोलेटाइल होंगे, यानी भाप बनेंगे। ठीक है, तो बच्चों जो है अब आपको इन्हीं बेसिस पे इनको डिवाइड करना पड़ेगा, मीन्स लुईस के अनुसार कि अगर ये स्ट्रक्चर्स वाले होते हैं तो इनको जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कह सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन रिच कह सकते हैं। तो इनको बच्चों तीन लुईस के हिसाब से तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। हम यहाँ ये बात नहीं बोलेंगे कि लुईस ऑक्टेट रूल है, या लुईस इनकम्प्लीट है, या लुईस का कैसा है सुपर ऑक्टेट से, इनको यूज नहीं करना है। हमको यूज करना है कि ये लोग हाइड्राइड्स बनाते हैं तो इनमें क्या होंगे, तो इनमें ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, वो वाले हाइड्राइड होंगे, जैसे बोरान फैमिली वाले। अगर उनके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे पूरे कंप्लीट हैं, यानी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा है, और एक तरह का जो है उनके आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन हैं पूरा शेयर किए हुए हैं, तो ऐसे को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, जैसे कार्बन फैमिली वाले होते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि हाइड्राइड बनाते हैं, उनके पास शेयर करने के बाद, मिलने के जुड़ने के बाद जो है उसके बाद उनके पास इलेक्ट्रॉन बच जाए, यानी लोन पेयर हो जाए, तो इस हिसाब से भी आप उनको कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो और देखते हैं इस चीज़ को लेके कि जो है इसके आगे जो है, तो बच्चों देखते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स जो होते हैं इनके लुईस के अनुसार इन्हें तीन कैटेगरी में भी डिवाइड कर दिया। जैसे अगर हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स,
इसका मतलब क्या, अगर वो लोग जो इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी रखते हो, ये अकॉर्डिंग उसके लुईस के अनुसार बता सकते हैं, तो कहेंगे मॉलिक्यूलर हाइड्राइड को 3 में डिवाइड किया है। 3 कैटेगरी में कौन कौन, एक होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन्स डिफिशिएंट कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी हो। एक कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, और एक कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, ऐसे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। तो इसमें कौन आएंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट वाले में। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट में जनरली हो जाएंगे कौन सी फैमिली, बोरान फैमिली कह सकते हैं। और बोरान फैमिली की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आप 13 ग्रुप को ले सकते हैं, ठीक है। तो इसे कह सकते हैं, इसमें कौन से आएंगे, बोरान वाले, ठीक है, बोरान फैमिली कह सकते हैं। या 13 ग्रुप कह दीजिए, ठीक है। इससे अच्छा है कि आप जो है ग्रुप कह सकते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो कौन कौन है, बोरान है, तो एग्जाम्पल के तौर पे बोरान जैसे BH3 होता है, तो BH3 जो बोरान है, ठीक है, ये जनरली अनस्टेबल होता है और इस फॉर्म में पाया नहीं जाता है। तो ये किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो ये चेंज हो जाता है B2H6 के फॉर्म में। अगर आप देखेंगे यहाँ पे बोरान है और यहाँ पे तो सेम वही है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर आप कहेंगे एल्युमिनियम AlH3 ये रहा, तो अगर ये डायमर बनाएगा तो Al2Cl6 हो जाएगा, यहाँ भी कितना रहेगा, 6 इलेक्ट्रॉन कमी। तो अगर इनको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है और अकॉर्डिंग टू लुईस के अनुसार क्या कहेंगे, अगर कहा जाए अकॉर्डिंग टू लुईस, अगर लुईस के अनुसार इसे आप क्या बोलेंगे, तो बच्चों इसे लुईस के अनुसार आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो लुईस के अनुसार इससे बोलेंगे कि ये लुईस एसिड होगा, ठीक। इसे क्या बोलेंगे, ये बोरान कैसा, एल्युमिनियम कैसा होगा, तो इसे कहेंगे लुईस एसिड्स। तो इसका नाम हो जाएगा लुईस एसिड्स। लुईस एसिड कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं जो लुईस एसिड कहलाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी मॉलिक्यूलर हाइड्राइड कहलाएंगे। अगर आपसे कहा जाए इलेक्ट्रॉन प्रीसियस, इसका मतलब ये वो वाले होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन जो आउटर सेल में होगा वो कंप्लीट शेयर होगा। तो कहेंगे दिस एलिमेंट कंप्लीट शेयर इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल विथ हाइड्रोजन्स, यानी हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट शेयर किए होंगे। तो ये कौन से आएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रीसियस वाले को किस में आएंगे, तो इसे आप कार्बन फैमिली कह सकते हैं या 14 ग्रुप कह सकते हैं, 14 वाले। तो किस में कह रख सकते हैं, ये कार्बन वाले होंगे, कार्बन फैमिली कह सकते हैं, या अपनी भाषा में कहेंगे तो 14th ग्रुप वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपसे कहा जाए, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं मीथेन को, कार्बन को हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब हो जाएंगे एग्जाम्पल में। अगर आप देखा जाए तो कार्बन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा। तो कार्बन क्या बनाएगा, CH4, ये क्या बनाएगा, SiH4। तो इनके स्ट्रक्चर देखेंगे तो कार्बन के पास ये 4 इलेक्ट्रॉन थे आउटर सेल में, और ये हाइड्रोजन से अगर ये कंबाइन कर लेंगे, शेयर कर लेंगे,
तो इनके आउटर शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, यानी कंप्लीट हो गया। तो यानी कंप्लीट जो कोई बना लेता है इस तरह का, तो इनके अगर स्ट्रक्चर से देखेंगे बच्चों तो इनका स्ट्रक्चर कैसे कहलाएगा, टेट्राहेड्रल्स। जैसे मान लो कार्बन है, ये H है और ये भी H है और ये भी H है और ये भी H है। तो अगर ये इनके साथ जुड़ जाते हैं तो इनका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल्स। तो कहेंगे ये कार्बन फैमिली वाले जो प्रीसियस होते हैं ये सबके सब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, यानी इनके पास जो है जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंप्लीट जो है हाइड्रोजन से जुड़े रहेंगे। यहाँ पे क्या दिख रहा है, इनके पास जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, लेकिन कंप्लीट जितने होते हैं शेयर करते हैं, लेकिन इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अगर लुईस के अनुसार कहेंगे तो लुईस कहेंगे भाई ऑक्टेट होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, तो हम लुईस ऑक्टेट कहे थे। तो यहाँ ऑक्टेट इस्तेमाल नहीं करना है। इसका मतलब इन हाइड्राइड के पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन हो, इस तरह वाले जो हैं, या 5 इलेक्ट्रॉन हो, 7 इलेक्ट्रॉन हो, तो ये सब के सब जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है डिफिशियंट में रखे जाएंगे। अगर कार्बन फैमिली वाले जितने हैं इनके पास जितने इलेक्ट्रॉन है हाइड्राइड्स बनाएंगे, यानी कंप्लीट हो गए, यानी टेट्रा स्ट्रक्चर्स बनेंगे। इलेक्ट्रॉन रिच वाले क्या हैं, इलेक्ट्रॉन रिच कौन बनाएंगे, तो कार्बन के बाद कौन से आता है, कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन वाले। कार्बन के बाद अगर आते हैं तो नाइट्रोजन फैमिली आती है, तो नाइट्रोजन को ले लो, ऑक्सीजन को ले लो, ठीक है, हाइड्रोजन ले लो। यानी अगर आप 14 के बाद अगर आप जाते हैं 15 वाले, 16 ग्रुप में या 17 ग्रुप में, अगर ग्रुप में जाते हैं तो अगर ये लोग हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। यानी इसका मतलब हाइड्रोजन के साथ शेयर करने के बाद इनके पास लोन पेयर बचा होगा। तो कहेंगे दीज ग्रुप एलिमेंट combined with hydrogens and form electron rich molecules। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखेंगे तो अगर आप नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन से कंबाइन किया तो क्या बना लिया, अमोनिया। अगर ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया तो बना लिया वाटर। अगर हाइड्रोजन ने F के साथ कंबाइन किया तो बना लिया HF। इनमें अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन तो शेयर किया, शेयर करने के बाद एक लोन पेयर यहाँ बचा रहा, तो ये इनके पास एक लोन पेयर है। अगर आप बात करते हैं बच्चों वाटर की, तो वाटर में क्या दिखेगा, ऑक्सीजन है, अगर ये हाइड्रोजन से शेयर किया उसके कंबाइन होने के बाद उसके पास भी इसके पास 2 लोन पेयर हैं। अगर HF की बात करते हैं तो F जो है हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा और उसके बाद भी इसके पास लोन पेयर बचा होगा, ठीक है, सॉरी। अगर इसके पास अगर आप कहेंगे ये है तो इसके पास जो है ये बचा रहेगा, यानी इनके पास, तो यहाँ पे इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास 2 लोन पेयर है और इसके पास कितना है, 3 लोन पेयर है। ये रहा 3 लोन पेयर होंगे। अगर इनसे कहा जाए कि ये लोन पेयर अपना किसी को दे दे और लुईस के अनुसार देखा जाए तो ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्रोजन के कंबाइन होने के बाद भी बच्चों ये अपना लोन इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, इसलिए इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो है 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन रिच कहलाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये लोग जो है इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं, तो अकॉर्डिंग तो ये डोनर कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, डोनर आइटम्स, जो लोन पेयर दे देंगे। तो जो लोन पेयर देते हैं वो डोनर कहलाते हैं। तो यहाँ का डोनर ये है, यहाँ का डोनर ये है, तो कहेंगे ये सब क्या है, डोनर आइटम्स हैं। अगर डोनर आइटम है तो लुईस के अनुसार ये कहेंगे लुईस वेस कहलाते हैं, अपना लोन पेयर देने की वजह से लुईस वेस या डोनर आइटम कहलाएंगे, और ये सब के सब इलेक्ट्रॉन रिच वाले कहलाते हैं। तो बच्चों मॉलिक्यूलर हाइड्राइड को हम 3 हिस्सों में कैटेगरी में डिवाइड किया। ये ऐसे हाइड्राइड होंगे जैसे बोरान है या एल्युमिनियम है, ये भी
मॉलिक्यूलर हाइड्राइड में आते हैं, लेकिन इनके पास इलेक्ट्रॉन कमी होगी, डिफिशियंट होगी, तो ये लुईस एसिड कहलाएंगे। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड होते हैं, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड होते हैं, जिनके पास कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंप्लीट जुड़े होते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, और वो उनका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो टेट्राहाइड्रल बन के आएंगे, तो ये कार्बन फैमिली वाले होते हैं। अगर कहा जाए इलेक्ट्रॉन रिच वाले कौन हैं, तो ये 15 यानी नाइट्रोजन वाले हैं, ऑक्सीजन वाले हैं और हाइड्रोजन वाले हैं। ये लोग अगर हाइड्रोजन से जुड़ते हैं तो ये मॉलिक्यूल बनाएंगे, उस मॉलिक्यूल का नाम होगा इलेक्ट्रॉन रिच। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अमोनिया है, वाटर HF है, और इनके पास जो है हाइड्रोजन से जुड़ने के बाद लोन पेयर बचेगा, और ये लोन पेयर अमोनिया में 1 लोन पेयर है, वाटर में 2 लोन पेयर है, और HF में 3 लोन पेयर है। ये लोन पेयर किसी को दे सकते हैं, तो इसका मतलब ये डोनर कहलाएंगे, और इस लुईस के अनुसार ये लुईस बेस कहलाएंगे। तो बच्चों आपका ये चीज़ें कंप्लीट हैं। अब आगे चलते हैं। बच्चों ये चीज़ अभी बताया आपको कि जैसे नाइट्रोजन वाले हैं, ऑक्सीजन वाले हैं, और जो है हाइड्रोजन वाले हैं, अगर ये मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स बनाते हैं तो अगर ये हाइड्रोजन से जुड़े होंगे तो जिससे मान लो कौन से हैं, जैसे आपका अभी F था, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, O था, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, N है, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इनके अंदर क्या पाए जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाई जाती है, यानी हाईली नेगेटिव एलिमेंट भी होते हैं और इनके बीच में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का आर्डर क्या होता है, हमने कहा था फोन लगा दो, ये फोन लगा दो, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का आर्डर यही है। अगर इन लोग पहले से कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं और इनसे हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये लाइन लिखा हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम लाइक फोन्स, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन हाइड्राइड्स, अगर ये हाइड्राइड के फॉर्म में यानी इसके फॉर्म में है, इन देयर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, तो इसका मतलब क्या होगा, इनके अंदर क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ये इंटर मॉलिकुलर, 2 चीज़ पढ़ाया था, एक पढ़ाया था इंट्रा, एक पढ़ाया था इंटर। तो अगर ये इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं तो इनके बीच में क्या हो जाएगी, एसोसिएशंस, यानी ये खूब जुड़ जाएंगे। अगर एसोसिएशन हो जाती है तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ जाएगी। तो याद रखिएगा, अगर आयनिक कंपाउंड है या आयनिक हाइड्राइड है तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। इसका रीजन पढ़ाया था आपको, ड्यू टू लैटिस एनर्जी, और यहाँ जो है इनके बढ़ते हैं तो इसका मतलब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बच्चों एक चीज़ और है जो मैंने अभी आपको बताना चाहिए, जैसे मतलब सेलाइन हाइड्राइड बताया था ना, जैसे ये वाले, इससे पहले जो है इसको मिटा देता हूँ, वहाँ एक वर्ड मैंने लिखाया था स्टीचियोमेट्रिक्स होते हैं। स्टीचियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, वहाँ पे सेलाइन हाइड्राइड वाले में ही था। जैसे मान लीजिए आपका ये है CH2 सेलाइन हाइड्राइड है, ये NaH है, सेलाइन हाइड्राइड्स है, ठीक है। आपको बहुत पूछा जाए बेरियम हाइड्राइड्स यानी BH2 है, आपसे कहा जाए तो ये सब होते हैं। अगर इनसे बात किया जाए तो इसमें क्या कहेंगे, स्टीचियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, स्टीचियोमेट्रिक्स, इसका मतलब क्या होता है, एनायन और जो कैटायन हो, मान लो ये कैल्शियम है, ये 2 रहा, और ये हाइड्रोजन सी है। अगर आपसे कहते हैं तो इसका मतलब, अगर मान लो कहा जाए कि यहाँ पे 2 कैल्शियम कैटायन है और 1 एनायन है, मैं सिंपल मान लिया हूँ, या आप कह सकते हैं 1:2 हो, इसका मतलब ये आप कहेंगे कि जो इनके नंबर होंगे ये पॉइंट में ना हो, जैसे 2.8, 2.3 ऐसे करके, या 4.5, इस तरह के नंबर ना हो। इस तरह के नंबर में आते हैं नॉन स्टीचियोमेट्रिक। और इसका मतलब अगर इस रेशियो में, जैसे मान लो ये कैटायन है, कैल्शियम +2 है, और एक मान लो इससे एनायन घिरा हुआ है, हाइड्रोजन, मान लो H है, ये भी H है, ये भी H है, ये भी H है, अगर मान लो ऐसे जुड़े हैं, सिंपल में बताया कि मान लो एक कैल्शियम है और जो है आपके 4 हाइड्रोजन हैं, तो इस तरह के रेशियो हों, तो इस तरह के रेशियो को बोलते हैं स्टीचियोमेट्रिक्स। अब अगर कोई ऐसे है कि मान लो 1:1.2, तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल यानी कैटायन नाइन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो नॉन स्टीचियोमेट्रिक। तो स्टीचियोमेट्रिक का मतलब इस तरह के रेशियोस। तो जितने आपके सेलाइंस या आयनिक वाले थे उनको कह सकते हैं ये मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं या मॉलिक्यूलर ये आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं, ये आयनिक हाइड्राइड स्टीचियोमेट्रिक के फॉर्म में होते हैं। ये बात मुझे वहाँ बोलना था तो मैंने यहाँ बोल दिया। अब आती है तीसरा जो पढ़ते हैं मेटेलिक या नॉन स्टीचियोमेट्रिक्स। तो एक है हाइड्राइड्स मेटेलिक या इसी को बोलते हैं नॉन स्टीचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स।
नॉन स्टिचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स, या इसी को कभी कभी इंटरस्टिशियल्स भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी। ठीक है, क्या नाम होता है इसी का? इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स ये भी कहा जाता है। ये क्या होते हैं? तो कहते हैं ये वो मेटल्स होते हैं, यानी डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक वाले मेटल जो हैं हाइड्रोजन के साथ अगर कंबाइन करते हैं, जुड़ते हैं, तो इस ये वाले बनाते हैं। तो कहेंगे दीज आर फॉर्म्ड बाई, कहेंगे दे आर फॉर्म्ड बाई डी ब्लॉक या फिर कौन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं। दे आर फाउंड बाई एफ ब्लॉक या डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं इस तरह के वाले। सिंपल तरीके से जानिए कि नॉन स्टिचियोमेट्रिक का मतलब होता है कि कैटायन एनायन का जो रेशियो होगा वो डिफरेंस होगा। जैसे आपसे कहा जाए कि कौन से ग्रुप ट्रांजिशन मेटल के कौन से मतलब डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक वाले कौन से नहीं बनाते हैं, तो जैसे 9th वाले हैं, सॉरी 7th वाले हैं, 8th वाले हैं, 9th वाले नहीं बनाते हैं। कहेंगे द मेटल्स ऑफ ग्रुप 7, 8th एंड 9th do not form हाइड्राइड्स, यानी ये वाले मेटल जो हैं हाइड्राइड्स नहीं बनाते हैं। तो सिर्फ ग्रुप 6 वाले में से क्रोमियम ही खाली बनाती है। तो कहेंगे इन ग्रुप 6 ओनली क्रोमियम फॉर्म हाइड्राइड्स, सिर्फ क्रोमियम ही हाइड्राइड बनाती है। जैसे और बाकी 7, 8, 9 ये वाले जो है नहीं बनाते, जैसे CrH यही खाली बनती है। ठीक है, 6 में रखा है। तो अगर आप ट्रांजिशन मेटल की बात करते हैं तो कौन कौन है? जैसे स्कैंडियम है, टाइटियम है, बेलिडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, ठीक है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, कापर है। तो ये वाले तो आगे किसमें? ये आ गए 7th, ये आ गया 8th, ये हो गया 9th। तो यानी 7, 8, 9 ये वाले नहीं बनाएंगे। इसमें से सिर्फ कौन बनाता है? क्रोमियम। इसके नीचे की बात कर रहा हूँ, इसके नीचे भी आते हैं और ये हैं, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में 3D सीरीज कहलाती है। 3D सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज या 3D सीरीज कहते हैं इसको। ठीक, तो ये वाले में से सिर्फ क्रोमियम बनाती है ये, इसको बोलते हैं 3D सीरीज, 3D सीरीज कहलाती है। तो 7, 8 और 9 ये नहीं बनाते हैं। ठीक है, 6 वाले बनाएंगे, यानी क्रोमियम वाला जो है सिर्फ ग्रुप 6 में क्रोमियम बनाती है। ठीक है, तो ये कैसे बनाते हैं? नॉन स्टिचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स को एक नाम होता है कि ये हाइड्रोजन डिफिशियंसी कहलाती है। तो नॉन स्टिचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स का एक नाम होता है, क्या कहलाते हैं ये? हाइड्रोजन डिफिशियंसी। और देखते हैं नॉन स्टिचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स जो होते हैं, नॉन स्टिचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स को एक नाम देते हैं हाइड्रोजन डिफिशियंसी, हाइड्रोजन डिफिशियंट। क्या नाम देते हैं? हाइड्रोजन डिफिशियंट कहलाते हैं, यानी हाइड्रोजन कमी होती है। तो आओ देखते हैं कि हाइड्रोजन कमी वाले जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एनसीईआरटी में जाओगे बच्चों तो ये मिलेगा, जैसे La है, लेंथेनम है, हाइड्राइड के साथ है। तो देखिए हाइड्रोजन के साथ जो लिखा होगा जो कि बहुत ऐसे लिखा था 2.87। अभी मैं क्या बता रहा था कि अगर एक ये है तो हो सकता है ये 2 होना चाहिए, लेकिन देखो अजीब है 2.8 करके दिया है। ऐसा कभी होता है कि मान लो ये लेंथेनम है और ये इससे जो है हाइड्रोजन, मान लो ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन लग गया।
और दूसरा ये हाइड्रोजन लग गया, और तीसरा हाइड्रोजन जो लगा तो मान लो आधे लगा, ये ऐसे करके कोई हाइड्रोजन लगा। ऐसा होता है कि आधे या 0.8 लगेगा, 0.8 लगा। तो ये पुरानी थ्योरी है, इसी थ्योरी से कहा जाता है कि ये नॉन स्टिचियोमेट्रिक है, इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी है। तो एक एग्जाम्पल ये हुआ कि आधे लगेगा, पूरा गोला बजाय हमने आधा गोला बना दिया ऐसे करके। मान लो ये गोला है आपका, तो ये आधा गोला है ऐसे। तो ऐसा नहीं पॉसिबल है, लेकिन पुरानी थ्योरी है, तो ये कह सकते हैं, बनाते हैं। एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी मेरे पास है, ये लिखा है YBH। तो YBH में भी देखेंगे तो 2.5 करके है, 5, ठीक है। तो यहाँ भी देखेंगे, अगर Y यहाँ 1 है तो इसका ये 2.5 है। अगर अगला देखते हैं TIH, तो इसमें देखेंगे जो H है वो है 1.5 से लेके 1.8 तक। अगर और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आप लेते हैं जर्कोनियम है, ZrH है, तो इसमें अगर देखेंगे तो कह रहा है 1.3 से लेके 1.75 है। अगर आप कहते हैं वेलेडियम H है तो यहाँ पे लगता है कि ये 0.56 ही है। अगर आप कहते हैं कि NiH है, निकल हाइड्रोजन के साथ है, तो ये कहा जाता है 0.6 से लेके 0.7 तक हो सकता है। या फिर PD हो H है तो ये कहते हैं 0.6 से लेके 0.8 तक होगा। तो ये आपको याद नहीं करना है, इसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे है। तो बच्चों ये नॉन स्टिचियोमेट्रिक का मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब हाइड्रोजन इसमें कमी है, यानी कंप्लीट जो रेशियो होती है, जो कंप्लीट होता है, जैसे 1:4, 1 कटायन 4 एनायन या 2 कटायन 2 एनायन, इस तरह के रेशियो को बोलते हैं स्टिचियोमेट्रिक्स। अगर ये फ्रैक्शंस में, पॉइंट में हो, कुछ गड़बड़ लग रहा है देखने में, तो इन सबको हम बोलते हैं नॉन स्टिचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। अब नॉन स्टिचियोमेट्रिक हाइड्राइड में बच्चों एक चीज़ तो ये क्लियर हो गया कि होता क्या है। तो अगर मान लीजिए हम इसके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, देख लीजिए इसको। तो अगर हम मान लो स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई मेटल हो, अगर कोई मेटल होगा, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो आप देखते होंगे कि ये जो जैसे मान लो ये गोला है, 4 गोला ये हमने लिया और ये लगा दिया, और इसके बीच में जो है हमने छोटे से गोले कर दिया। एक गोला ये है, ये गोला ये है, तो इनके बीच में मान लो कोई स्पेस है, जैसे ये स्पेस हो गया, ये खाली जगह है, तो इसको क्या बोलते हैं, वाइड्स। और इसी वाइड में क्या होता है कि जब मेटल और हाइड्राइड होते हैं तो इसमें आके हाइड्रोजन ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। अगर लेकिन इन्हीं चीज़ों से कहा जाए, कब, जब ये मेटल हाइड्राइड के साथ होते हैं। एक चीज़ बच्चों और कह सकते हो कि अगर मान लीजिए कि हमारा ये निकल था, कहाँ गया, ये निकल है, अगर सिंपल निकल होता, अगर हम सिंपल निकल की बात करते हैं, तो एक निकल ये है, एक निकल ये है, एक निकल ये है, और एक निकल ये है, ये आपस में जुड़े हैं। मान लो ये निकल आपस में जुड़े हैं, और हमने एक निकल यहाँ कर दिया, एक निकल ये है। ऐसे निकल को मैंने खाली प्योर फॉर्म में, मेटल के फॉर्म में कर दिया, तो इसे निकल को आपस में जोड़ दिया। अगर आप इनको ऐसे जोड़ देते हैं, जैसे लगता है कि एक तरह क्यूब बन गया, कोई क्यूबिकल स्ट्रक्चर बन गया, क्यूब बन गया या क्यूबिकल स्ट्रक्चर्स हो गया। तो बच्चों कब था, जब ये प्योर निकल था। लेकिन जब अगर निकल को आप जो है हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड बना देंगे, तो जो रेशियो मिलेगी उसमें हाइड्रोजन की रेशियो कुछ कम हो जाएगी, यानी बीच में डिफेक्ट हो जाएगा एक तरह का। यानी तो अगर आपसे कहा जाए कि मान लो आपने एक गोला लिया है, मान लो ये आपका ये है, और इसमें आपने कुछ छोटे छोटे बॉल्स लिए और एक लाइन से इसको रख दिया ऐसे करके, ऐसे अगर आप बॉल, तो कोई बीच बीच में मान लो ये स्पेस हो गया, तो इसी स्पेस को बोलते हैं वाइड्स। और इसमें क्या होती है, हाइड्रोजन जाके इसमें फंसी होती है, ट्रैप्स होती है। H2 गैस जो है इसमें फंसी होती है, बीच में फंसी होती है। तो अगर एक चीज़ कहा जाए कि अगर ये मेटल है, निकल है, जर्कोनियम है, PD है, इनकी कंडक्टिविटी और इन हाइड्राइड के साथ अगर कंडक्टिविटी देखते हैं, तो मेटल की कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू ये जो है नॉन स्टिचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स हैं। नॉन स्टिचियोमेट्रिक हाइड्राइड में कंडक्टिविटी कम होती है इन कंपेरिजन टू मेटल्स। और एक चीज़ ये भी देखा गया कि निकल है, PD है या PT है, ये
हाइड्रोजन जो है इनके बीच में अगर फंसे होते हैं तो ये कहा जाता है कि बहुत अच्छी तरीके से ये लोग हाइड्रोजन को गुड एब्जॉर्बर होते हैं, यानी हाइड्रोजन को इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बच्चों ये जो आपके नॉन स्टिचियोमेट्रिक है, मतलब इनका अगर निकल एक है तो यहाँ एक हाइड्रोजन होना चाहिए, नहीं, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 0.6। यहाँ पे अगर पीडी आपका एक है तो हाइड्रोजन कितना है 0.4, यानी ये रेशियो 1:2 का नहीं है। अगर आपसे कहा जाए कि अगर आपका ये लेंथनम अगर एक है तो हाइड्रोजन 2 होना चाहिए, 2.8 है। इस तरह के अगर होते हैं तो इसे बोलते हैं नॉन स्टिचियोमेट्रिक्स। एक तरह का मामला गड़बड़ लग रहा है, पुरानी थ्योरी है, इसलिए हम इसको बता देते हैं। तो बच्चों आओ चलते हैं आगे, जो है अब जो है इसके बारे में कुछ बता देते हैं, कंडक्टिविटी बारे में। तो बच्चों अगर आपको कहा जाए कि अगर जो आपके हाइड्राइड्स हैं, जैसे ये हाइड्राइड आपको बताया अभी कि La है, ठीक है, H है और 2.8 है, और एक खाली लेंथनम ये La है। तो बच्चों La में जो हो क्या होगी, अगर ये प्योर मेटल है तो इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी खूब कंडक्ट करेगी। लेकिन अगर ये हाइड्राइड के साथ जाता है तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो पहला पॉइंट ये लिखा है, द हाइड्राइड्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू नॉट एज एफिशिएंटली एज देयर प्रेजेंट मेटल डू। इसका मतलब जो मेटल अपना खुद अकेला हो और इसमें कंडक्टिविटी देंगे तो इसमें ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है, ये बात कहना था। फिर कह रहा है कि अगर हम इन्हीं की बात करते हैं तो ये अगर मान लो La है और H है 2.8 है, तो इसका मतलब क्या कहेंगे, इनका रेशियो कैसा होगा, इक्वल होगा ना, इवन नंबर होगा। तो ये लिखा हुआ है अनइवन रेशियो एज बिकॉज, इसका मतलब क्या होगा, ये रेशियो हो जाएगा 1:2.8। ये कोई रेशियो थोड़ा होती है, 1:2 हो, 1:3 हो, यानी एक होल नंबर में रेशियो हो, तो उसे स्टिचियो कहते हैं, स्टिचियोमेट्रिक्स। और अगर होल नंबर नहीं है तब उसे बोलते हैं नॉन स्टिचियोमेट्रिक। तो कह रहा है इन अनइवन रेशियो एज बिकॉज ऑफ द ऑक्यूपाई ऑफ इंटरस्टिशियल वाइड आर स्पेस प्रेजेंट इन द ट्रांजिशन मेटल बाय हाइड्रोजन्स। इसका मतलब जो ये कम हो जाती है तो इसमें से जो हाइड्रोजन होते हैं वो जाके बीच बीच में जो जगह होती है वाइड्स होती है उसी में जाके वो ट्रैप हो जाते हैं, तो इसीलिए अनइवन रेशियो हो जाती है। वहाँ से हाइड्रोजन जाके खाली स्थान यानी वाइड में जो है जाके फंस जाती है, इसलिए इनके रेशियो अनइवन होता है। अगला, अगर हम पीडी और पीटी निकल लेते हैं तो ये क्या करेंगे, एक तरह के मेटल्स हैं, तो ये मेटल क्या करते हैं, अपने अंदर हाइड्रोजन को फंसाए रहते हैं, रखे रहते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये बहुत अच्छे कैसे होंगे, ये आप यूज कर सकते हैं, यूज्ड इन स्टोर ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको पीडी पीटी और निकिल को हाइड्रोजन को स्टोर करने में होती है। हम बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस कराएंगे, वनस्पतिकरण कराएंगे, यानी हाइड्रोजिनेशंस कराएंगे। तो कहते हैं निकिल हो, पीडी हो, पीटी हो इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। अगर अनसैचुरेटेड आपकी जो होती है घी हो या अनसैचुरेटेड वेजिटेबल्स होते हैं तो उस पर जाके हाइड्रोजन लग जाएगी तो वो सैचुरेटेड बन जाती है, यानी एल्केन बना लेती है। सेम तरीके से अगर मान लो कोई एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसमें निकिल या पीडी के प्रेजेंस में करेंगे तो हाइड्रोजन गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन आके यहाँ लग जाएगी तो क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगी। तो बच्चों जो है आज आपका जो है हाइड्राइड्स कंप्लीट हो गया है, और अगले लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे वाटर्स, मीन्स पानी पढ़ाएंगे, हर जगह पानी ही पानी है, तो आपको अब अगले लेक्चर में पानी ही पढ़ाऊँगा।